हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वीडियो एग्ज़ाम के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे काव्यांश दिया गया है, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये आपका काव्यांश है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। ऑप्शंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, या फिर अपनी पहचान बनाने की। तो कवि के मन में किसकी इच्छा जागृत हुई है? तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सूखे पत्ते प्रतीक हैं। काव्यांश के अनुसार सूखे पत्ते किस चीज़ का प्रतीक है? ऑप्शन है पतझड़ के, अकाल के, मन के शून्यपन के, या फिर शुष्कता के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मन के शून्यपन के सूखे पत्ते प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, या फिर शुष्क कलियों पर। तो काव्यांश के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों की कलियों पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, या विचारों की गंभीरता। तो गहनता की फसल से कवि का आशय है विचारों में परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये काव्यांश के जो 1 से 4 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम नारायण पांडे, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो आपकी खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि जो माने जाते हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस रस को रसराज कहा जाता है, या फिर रसों का राजा कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, या फिर करुण रस। तो किस रस को रसों का राजा कहा जाता है? तो आपका जो श्रृंगार रस है उसको रसों का राजा या फिर रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? जो हिंदी है आपकी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा मानी जाती है? ऑप्शन है प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, या फिर अश्लिष्ट योगात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्लिष्ट योगात्मक आपकी भाषा मानी जाती है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं उनका समूह पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, का, खा, गा, चा, जा, इया, ता, था, ना, और आपका लास्ट ऑप्शन है टा, ठा, रा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चा, जा, इया। क्योंकि जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं वो वर्ग की प्रथम, थर्ड और पंचम, यानी कि पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो चा आपका पहला वर्ण हो गया, जा आपका तीसरा हो गया, और इया जो है वो आपका पंचम वर्ण है। तो ये आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, या फिर चरण कमल। तो आपको मालूम ही होगा बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिनमें दोनों पद प्रधान ना होके कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु जी को कहते हैं चतुर्भुज। तो ये आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, या फिर चिदम्बरा। तो सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो है आपकी चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सखिन सहित हर्षी यति रानी, सूखत धानु पर पराजनु पानी। इस पंक्ति में अलंकार है।
ऑप्शन है संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या है, आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या परिभाषा होती है, इसमें जनु जानु या फिर मनु मानो आते हैं, तो इसमें आता है ना पराजनु, तो यहाँ से आप पकड़ लीजिए, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है। यानी कि जहाँ पे उपमेय या उपमान की बात की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अपनुति अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो जहाँ पे उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वो कौन सा अलंकार कहलाता है, आपका रूपक अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, इसमें से किसका अर्थ तेल है ये आपको बताना है। प्रणय, प्रीति, स्नेह या फिर अनुराग। तो किसका अर्थ तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका स्नेह। इसका अर्थ क्या होता है, तेल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। यानी कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में प्रयोग नहीं होती या बोली नहीं जाती। ऑप्शंस हैं अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। नीचे दिया है प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 को अब देख लेते हैं। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो इसमें आपको बताना है कि किस जो आपका वाक्य खंड है उसमें त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अपने ABCD के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो इसमें से किस वाक्य में या फिर किस वाक्य खंड में त्रुटि पाई गई है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास में आपको प्रत्यय बताना है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। शब्दों के जो पद होते हैं उनमें बाद में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जो पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मिठास शब्द में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है मीठा, ठास, आश या फिर प्यास। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आश प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत प्लस चारण। ये आपका उच्चारण का संधि विच्छेद होगा और जो ता वर्ण है वो चा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उच्चारण शब्द बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का समानार्थी बताना है। ऑप्शन है अन्यथा, अतएव, परिणामत या फिर अस्तु। तो अतः का समानार्थी क्या होगा आपका। तो इसका अतः का समानार्थी जो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिणामत, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमी का तत्सम रूप होगा। अमी का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन है अमेय, अमृत, अमृत या फिर अमीय। तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत। अमृत इसका तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तद्भव शब्द है। इसमें से आपको तद्भव शब्द पहचानना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा शब्द तद्भव है वो आपको बताना है। ऑप्शन है सकट, घात, कांच या फिर गोपाल। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो आपका कांच है वो आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो जो आपकी बघेली भाषा है उसका संबंध किससे है। पूर्वी हिंदी से आपकी बघेली भाषा का संबंध है। आगे है 20 और 23, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, धोखे भरे आधुनिक समाज में ... की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन है प्रत्यावर्तन, प्रवंचन, प्रवचन या फिर प्रवर्तन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा 22 का, वो होगा
ऑप्शन नंबर बी प्रवंचन। 23 है विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता या फिर बहुलता। तो विकास के लिए आर्थिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है? 23 जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? आपको बताना है कि किस छंद में प्रथम वर्ण जो शब्द होता है और जो अंतिम शब्द होता है वो समान होता है। तो ऑप्शन है छप्पर, कुंडलिनी, इंद्रवज्र या फिर उपजाति। तो इस 24 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुंडलिनी में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। 25 देखते हैं बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि बुढ़ापा में रेखांकित शब्द है तो इसकी संज्ञा बतानी है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। 26 है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन से एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो इसका सही अर्थ क्या होगा 26 का? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। 27 देखते हैं प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम का समास विग्रह बताना है। ऑप्शन हैं दिनम दिनम व, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम या दिनम व दिनम। तो इसका सही समास विग्रह जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिनम दिनम प्रति। इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं ये आपको बताना है। 1, 4, 5 या फिर 3। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3 विशेषण इस वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें आपके 3 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है नीचे दिए गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। आपको यानी कि वाक्य का क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें वाक्य दिए गए हैं और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे 29 का। तो वाक्यों को पहले पढ़ लीजिए। एक राष्ट्रीय चेतना की समिष्टि ही लेकर रहने वाले व्यक्तियों में भौगोलिक सीमा में देश है। तो ये आपको बताना है। 29 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों में की समष्टि ही देश है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वा या ला और रा ये आपका सही क्रम हो जाएगा वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 30 है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है की शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं दोहा, रोला, चौपाई या फिर बरवे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोहा। आप इसकी जो मात्राएं हैं वो आप गिन सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सूर शूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खदोत सम जह तय करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर विरोधाभास। तो आपका 31 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? यमक अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि ये बोला गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये संघ आपके जो संविधान है किस अनुच्छेद में ये बोला गया है? ऑप्शन है 343, 344, 345 या 346। तो ये आपके किस अनुच्छेद में बोला गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 343 में ये बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं बहुरंग, बहिरंग, शबरंग या फिर कुरंग। तो अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा आपका? बहिरंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान या फिर अधिकरण। वह कार मेरी है, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संबंध कारक, यानी कि वह कार मेरी है, मेरे से संबंध रखती है। किसकी कार है? मेरी कार है, तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन से राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो आपको सही वाक्य चुनना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने रोटी खाई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी सब पुल्लिंग शब्द हैं, तो आपको ये पहचानना है। 36 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको लिंग शब्द की पहचान करनी हो कि कौन सा लिंग है किस शब्द पे, तो आप उसके पहले या तो विशेषण का प्रयोग कर लीजिए या फिर उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या फिर कौन सा पुल्लिंग है। तो 36 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नकल। नकल आपका कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है, नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, तो ऑप्शन है अनुगृहीत, अनुगृहीत, यानी कि सब एक से ही दिए गए, बस कौन सा शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहीत। अनुगृहीत इस तरीके से लिखा जाता है, तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अनुगृहीत। 38 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा, इसमें किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। 39 है, प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। गुण, दीर्घ, अयादि या फिर यण। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो आपका यण संधि होगी। प्रति धन अक्ष, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष, तो प्रत्यक्ष बन जाएगा आपका और यण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, दैत्य प्लस अरिहि में दैत्यारी एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दैत्य प्लस अरि, या से आ निकला और अरि से आ, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ बन गया। तो ये आपका किसका उदाहरण है? स्वर संधि का, और दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है, तो आपका स्वर संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीलोत्पल शब्द में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार या फिर बहुव्रीहि। तो नीलोत्पल, पहले ही वर्ण इसमें क्या बोला गया? विशेषण है नीला, यानी कि नीला उत्पल। तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? विशेषण, और विशेष वाला समास किसे कहते हैं? कर्मधार को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्वा है, दोनों में शु है, दोनों में क्रमशः स्वा और शु है, दोनों में क्रमशः शु और स्व है। तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोनों में क्या हो जाएगा? स्वाभाविक और स्वागत। इसमें एक में तो आपका 42 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्रमशः स्व और शु है। शु आपका आगत से मिलकर बना है तो स्वागत हो जाएगा, और स्व में भाविक यानी कि स्वाभाविक हो जाएगा आपका। 43 देखते हैं। 43 में है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। उज्ज्वल, कवित्री, कवियित्री या फिर मोक्ष। तो आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा। जो आपका अशुद्ध है वो आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है, कवियित्री ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर सीता। तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? आपकी सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता। 45 है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अश्व, सैंधव, घोटक या फिर यातुधान। तो अश्व, सैंधव और घोटक ये तीनों ही घोड़ा के पर्यायवाची हैं, परंतु आपका यातुधान ये आपके घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। तो आचार का विलोम कौन सा हो जाएगा? अनाचार। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? आपको एक शब्द बताना है, सहमति, व्युत्पन्नमति या प्रत्युत्पन्नमति या फिर सम्मति। तो जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या कहते हैं? 47 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति आपको इसको बोलेंगे। 48 है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 48 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। 49 है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर, भयानक, वात्सल या फिर श्रृंगार। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। लास्ट क्वेश्चन है 50 आपका, शो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेऊ गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? विभावना, वक्रोक्ति, अर्थान्तरयास या फिर उपमा अलंकार। तो 50 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार इसमें है। शो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेऊ गोसाई, इसमें उपमा अलंकार है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह की प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।